वीडी पारासर सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान। आज की मेरी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे व्यवहारवाद का। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का हमने अध्ययन किया, इसके बाद आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ ही राजनीति विज्ञान में एक नई क्रांति हुई, एक नया आंदोलन हुआ जिसे व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन का प्रमुख विषय बनाया गया। शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिका में जो शिकागो विश्वविद्यालय है, उसमें चार्ल्स मेरियम ने इस आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथियों देखो, ये देखा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के तमाम देशों में विभिन्न जो समाज विज्ञान के विषय हैं उनमें नवीन परिवर्तन हो रहे थे, नवीन शोध हो रहे थे और ऐसा देखा जाने लगा कि जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां थीं विशेषकर समाज विज्ञानों में वो अपर्याप्त सिद्ध होने लगी और ऐसी मांग उठने लगी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी इस प्रकार के शोध होने चाहिए, इस प्रकार के सिद्धांत निर्माण होने चाहिए जो हमें प्राकृतिक विज्ञानों के नज़दीक ले जाएं और जो एक तरह से तथ्यों पर आधारित हों, तथ्य उसमें ज़्यादा हों, मूल्यों को उनसे पृथक रखा जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से 1960 के दशक तक राजनीति विज्ञान में एक नवीनता आई, एक नवीन उपागम आए, एक तरह से कह सकते हैं नवीन अध्ययन पद्धतियां आईं, अध्ययन के जो तौर तरीके थे वो नवीनता लेके आए। एक जो तकनीकें थीं उनमें कंप्यूटरीकरण, सारणीकरण, एक तरह से जो तथ्यों के विश्लेषण का जो तरीका था वो ज़्यादा वैज्ञानिक बनने लगा और जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों से जो असंतुष्ट राजनीति शास्त्री थे वो ये चाहते थे कि राजनीति विज्ञान में शोध की नवीन पद्धतियों का समावेश किया जाए ताकि राजनीति विज्ञान भी अन्य समाज विज्ञानों की तरह बेहतर बन सके। देखो साथियों, ये देखा जा रहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीति के जो विद्वान थे उनको अन्य विषयों के विद्वानों से कम महत्व दिया जाने लगा। जो भी सरकारें थीं, सरकार नीति निर्माण करती है, नीति निर्माण के दौरान उनको एक तरह से नीति निर्माण करने वाले स्थान पर नहीं बुलाया जा रहा था, उनको महत्व नहीं दिया जा रहा था, उनको तवज्जो नहीं मिल रही थी। तो उनके मन में एक क्षोभ का वातावरण बना कि और उस क्षोभ के वातावरण ने ही एक तरह से व्यवहारवाद को जन्म दिया ताकि राजनीति विज्ञान को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके और राज वैज्ञानिक हैं उनके सम्मान की बहाली की जा सके। और ये कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत शिकागो विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुआ। आज की क्लास में साथियों हम अध्ययन करेंगे व्यवहारवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, व्यवहारवाद के जो प्रमुख लक्षण हैं उनका अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन ने एक पुस्तक लिखी, द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। 1958 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाएं बताई। इनको हम कहते हैं 8 बौद्धिक आधारशिला। अर्थात जो व्यवहारवाद है वो इन बौद्धिक आधारशिलाओं पर आधारित है, इन मूल मान्यताओं पर आधारित है। व्यवहारवादी जो अध्ययन पद्धति है, व्यवहारवादी शोध पद्धति है, उसमें किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है। देखो साथियों, इसमें पहला है नियमन, वेरिफिकेशन। व्यवहारवादी ये कहते हैं कि जो मानवीय व्यवहार है जिसका व्यवहारवाद के अंदर अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख जो पद्धति है व्यवहारवाद, जिसमें मानवीय व्यवहार का राजनीतिक अध्ययन किया जाता है। तो वो ये कहते हैं कि जो मानवीय व्यवहार है, मानवीय व्यवहार में नियमितताएं खोजी जा सकती हैं, मानवीय व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि स्थिति विशेष में व्यक्ति आज जो आचरण कर रहा है 50 साल बाद भी हो सकता है वही वो आचरण करे, 50 साल पहले भी उसने ऐसा आचरण किया होगा जो आज कर रहा है। तो ऐसे एक सामान्यताएं ढूंढी जाती हैं और उन सामान्यताओं के आधार पर हम आगे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। दूसरा बिंदु है सत्यापन।
रेगुलराइजेशन, सत्यापन का आशय है कि हमने नियमन के दौरान, वेरिफिकेशन के दौरान जो भी हमने एक तरह से आंकड़े जो तय किए, उन आंकड़ों के अंतर्गत हमें ये देखना है कि वो आंकड़े मतलब हमारे द्वारा सत्यापित हैं अथवा नहीं हैं। तीसरा है तकनीकी प्रयोग, यूज ऑफ टेक्निक्स। देखो साथियों, तकनीकी प्रयोग के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, उन निष्कर्षों में हम तकनीकों का प्रयोग करें, कंप्यूटरीकरण करें, सारणीयन करें, एक तरह से जो सांख्यिकी पद्धतियां हैं विभिन्न, उन पद्धतियों का प्रयोग करें। हम एक तरह से उसके अंतर्गत ये देखें कि जो सहसंबंध है उसका प्रयोग करें। अगला बिंदु आता है परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। परिमाणीकरण से आशय ये है साथियों कि एक तरह से जो भी हमारी जो हमने जो डाटा लिया है वो डाटा है, हम उसको इस प्रकार का योग्य बनाएं कि उसका मापन किया जा सके। जो मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया है, जो तथ्य संग्रहित किए हैं, उन तथ्यों को हम मापन योग्य तरीके में उनको हम विश्लेषित करें। अगला बिंदु है मूल्य निर्धारण, वैल्यू डिटर्मिनेशन। वैल्यू डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण से आशय यह है कि जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति है, इसके अंतर्गत हम ये मूल्यों की निरपेक्षता पर बल देते हैं। ये इस चीज़ पर बल देते हैं कि जो व्यक्ति शोधार्थी है, जो शोध कर रहा है, सिद्धांत का निर्माण कर रहा है, वह व्यक्ति अपने मूल्यों को अध्ययन से पृथक रखे। ये बात सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का निजी मत होता है, लेकिन जो तथ्य हैं, तथ्य शोध के दौरान वो संग्रहित कर रहा है, उन तथ्यों को अपने मत के साथ घालमेल नहीं करे, उन तथ्यों को एक तरह से शुद्ध बने रहने दे। देखो साथियों, मूल्य निरपेक्षता के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे अध्ययन का विषय है, उस अध्ययन के विषय को हम अपने व्यक्तिगत मूल्यों से पृथक रखें, उसको हम एक तरह से वस्तुनिष्ठ रखें। ये देखा जाता है राजनीति विज्ञान के शोधों के अंतर्गत साथियों कि जैसे हमें ये देखना है, तथ्य ये कहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और मूल्य हमें ये बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है। शुभ और अशुभ से हमें यहाँ मतलब नहीं है, हमें मुख्यतः मतलब है कि क्या सही है, क्या गलत है, रॉन्ग एंड राइट। रॉन्ग एंड राइट हमें देखना होगा, एक शोधार्थी को ये देखना होगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जैसे राजनीति विज्ञान के हम शोधों के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो सामान्य बहुमत प्रणाली हैं, वह द्विदलीय व्यवस्था को बढ़ावा देती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, यहाँ सामान्य बहुमत प्रणालियाँ प्रचलित हैं और ये द्विदलीय व्यवस्था को बढ़ावा देती हैं। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है। लेकिन ये यहाँ तक तो सत्य है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अच्छी है या सामान्य बहुमत प्रणाली अच्छी है, क्योंकि ये मूल्य संबंधी तत्व यहाँ समावेश हो जाता है। साथियों देखो, अगला बिंदु है क्रमबद्धीकरण। क्रमबद्धीकरण से आशय यह है कि जो शोध और सिद्धांत है, शोध और सिद्धांत के अंतर्गत एक तरह से क्रमबद्धीकरण होना चाहिए। शोध और सिद्धांत एक क्रम में होने चाहिए। पहले हम मान लो शोध कर रहे हैं, जो तथ्य निकल रहे हैं हमारे पास, वो तथ्य एक तरह से उन तथ्यों पर ही आधारित हमारा सिद्धांत होना चाहिए, और जो हम सिद्धांत बना रहे हैं वो सिद्धांत आंकड़ों के द्वारा समर्थित होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि शोध और सिद्धांत दोनों एक दूसरे से अपृथक्करणीय होने चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि हमारा अध्ययन ज़्यादा बेहतर है। देखो साथियों, अगला बिंदु है इसमें विशुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। प्योर साइंस से आशय है कि जो राजनीति विज्ञान है वो ये चाहते हैं व्यवहारवादी विचारक के राजनीति विज्ञान को हम अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक तरह से विज्ञान बनाएं। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से संभव है, ऐसा अध्ययन के उपकरणों के माध्यम से संभव है, ऐसा एक तरह से विश्लेषण एवं वर्णन की जो पद्धतियां हैं उनके माध्यम से संभव है, ताकि राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों की तरह बेहतर विज्ञान बन सके। अंतिम बिंदु है इसमें समग्रता, इंटीग्रेशन। समग्रता से आशय यह है साथियों कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत
जो विभिन्न प्रकार के मानवीय जो व्यवहार होते हैं, उन मानवीय व्यवहारों में ये देखा जाता है कि समग्रता होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार का हम खंडों में अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे कि एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के विभिन्न तरह के व्यवहार होते हैं, जैसे सामाजिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, दार्शनिक व्यवहार। व्यक्ति के विभिन्न तरह के अलग अलग व्यवहार होते हैं, लेकिन हम इन सब व्यवहारों का एक समग्र रूप में ही अध्ययन कर सकते हैं। ये एक संपूर्ण है और हम संपूर्ण रूप में ही इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसको हम समग्रता कहते हैं। ये चीज़ हमें अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति की ओर ले जाती है, जहाँ हमें एक विषय का अध्ययन है वो दूसरे विषय के अध्ययन से प्रभावित होता है। देखो विद्यार्थियों, जिस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र से प्रभावित होता है, अर्थशास्त्र का अध्ययन समाजशास्त्र से प्रभावित होता है, समाजशास्त्र का अध्ययन देखते हैं हम मनोविज्ञान से प्रभावित होता है। तो ये जो जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं वो सब मनुष्य के अलग अलग पक्षों का, व्यवहार के अलग अलग पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो निश्चित रूप से कि इनमें समग्रता होती है, तो हमें समग्र रूप में उसका अध्ययन करना होगा। हो सकता है कि हम किसी देश की शासन व्यवस्था में अचानक हुए परिवर्तन का अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन इसके कोई आर्थिक कारण हो सकते हैं। तो व्यवहारवादी ये कहते हैं कि हमें समग्र रूप में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। धन्यवाद।